नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार में निफ्टी में लगातार तीसरे दिन कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से सपोर्ट मिलता हुआ, ये सपोर्ट कल मिलना शुरू हुआ था और आज ये जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिलहाल बाजार में आने वाले एक घंटे के लिए किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इन स्तरों पर आपको क्या करना चाहिए, कौन से शेयर्स हैं जहां पर एक्शन, कौन से शेयर्स हैं जहां पर कोई ट्रेड्स बनते हुए दिख रहे हैं, सारी की सारी चीजें एक घंटे में आप तक हम पहुंचाएंगे। आइए ऑन द शो आज आप क्या कुछ देखेंगे वो देखते हैं। 2:35 पर क्लोजिंग ट्रेड्स, कौन से ट्रेड्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को सही लग रहे हैं, इन स्तरों पर कहां पर नजर होनी चाहिए, कौन से शेयरों में इस वक्त कोई मोमेंटम बनता हुआ या कोई न्यूज बेस्ड इंपैक्ट बनते हुए दिख रहे हैं, इस पर नजर होगी। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट में एक दमदार ऑप्शन आपके लिए लेकर आएंगे। 3 बजे बाजार पर 3 बजे यानी कि आखिरी आधे घंटे में किस तरह की रणनीति आपको बनानी है, इस पर फोकस रहेगा। वहीं बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड लेकर हम आपके लिए 3:15 पर आएंगे और 3:20 पर कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं, कौन सी चीजें हैं जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए, इस पर होगा फोकस। लेकिन चलिए अब बाजार का रुख करते हैं। इस वक्त अगर देखें तो निफ्टी में क्लियरली हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव और लगातार 3 दिनों से जो गिरावट है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। 24,500 तो बिल्कुल पीछे छूट गया, 24,300 400 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड करता हो, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट और कह सकते हैं कि क्लियरली बुल मार्केट के अंदर बेरिश फेज देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ा पैसा बेचने पर बन रहा है। गुड आफ्टरनून अभिषेक। बैंक निफ्टी इस वक्त बाजार की कमान संभाले हुए है, लेकिन इसके अलावा अगर देखें सेक्टर स्पेसिफिक भी नतीजों ने बाजार का कह सकते हैं मूड कुछ हद तक बिगाड़ा है। बिल्कुल मानसी, बाजार की अगर बात करें, आपने सही कहा, निफ्टी बैंक की एकमात्र चीज आज दिख रही है जहां पर थोड़ी सी राहत की खबर है और उसकी वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक लगातार चल रहा है। 7 अक्टूबर से अगर हम एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो करीब करीब 8 से 10% के आसपास की तेजी आ चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1800 का जो हर्डल है निफ्टी बैंक पार करेगा। अदरवाइज बाजार के लिए ना, बाजार अब यहां थमेगा या और नीचेगा, वो एक प्रश्न तो है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रिगर्स क्या हैं, क्योंकि अच्छे ट्रिगर्स का भाव है। बाजार के लिए ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है जो उत्साह भरने काम करे। एफआईएस की बिकवाली लगातार चल रही है। हम देख रहे हैं कि नतीजों से ज़्यादा जोश नहीं मिल रहा है। ऑटो कंपनीज कहीं न कहीं डिमांड की दिक्कत से जूझ रही हैं, लगातार गिरावट हो रही है। एफएमसीजी की बात करें, वहाँ पर मार्जिन वाला प्रेशर है, वॉल्यूम की दिक्कतें वहाँ पर चल रही हैं। मिडिल ईस्ट की टेंशन है। अमेरिका में कल एक नेगेटिव चीज़ जो धीरे धीरे क्रॉप अप हो रही है वो बॉन्ड यील्ड वाली चीज़ है। 4.26% पर बॉन्ड यील्ड पहुँच गई है। तो पॉजिटिव चीज़ें बाजार के लिए नहीं है और यही बाजार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। देखते हैं कि अब अगला महीना जो शुरू होगा दिवाली के बाद, उसके बाद किस तरह की चीज़ें होती है, क्योंकि कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हैं, यूएस फेड की बैठक है, शायद कुछ एक डिसाइसिव मूव आए। अदरवाइज अभी तक तो माहौल नेगेटिव है। आज लगातार चौथे सत्र में बाजार गिरा है, एक एक करके सारे सपोर्ट्स धराशायी हो रहे हैं। आज 24,400 के नीचे हमने बाजार को जाते हुए देखा है। निफ्टी में 150 अंकों के आसपास की रेंज रही है आज रफली। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ये कुछ शेयर रहे जिन्होंने निफ्टी बैंक के मूड को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कल हमने रौनक देखी थी, आज फिर से वहां पर मामला थोड़ा ढीला है और ज्यादातर जो शेयर हैं वो कमजोरी के साथ ही आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा है। हालांकि मिड कैप आईटी में सेलेक्टिव बाइंग हो रही है। कोफोर्ज कल चल रहा था, नतीजों के बाद कोफोर्ज में आज भी थोड़ी सी बाइंग है। इसके अलावा साइंट में आज हम थोड़ी तेजी देख रहे हैं और ये कुछ कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि नतीजों का एक्शन है, वो आपके सामने है। पिरामल फार्मा, एस्टर डीएम हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, कुछ शेयर आज नतीजों के दम पर जबरदस्त चाल दिखा रहे हैं। तो नतीजे जहां पर अच्छे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बाजार मतलब उनको डिस्काउंट कर दे रहा है, बाजार उनको रिवॉर्ड कर रहा है। लेकिन जहां पर थोड़े से भी कमजोर आ रहे हैं ना, बाजार पनिशमेंट उसके मुकाबले बड़ा सीवियर दे रहा है। ये चीज बाजार में देखने को जरूर मिल रही है। देखते हैं कि अब 1 घंटे का सत्र किस तरह का बीतता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई राहत की चीज नजर नहीं आ रही है। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 24,300 पर बाजार सपोर्ट लेगा, लेकिन अगर 24,300 अगर टूटता है तो शायद 24,000 के टूटने के भी खतरे फिर बढ़ जाएंगे। अपने एक्सपर्ट को सीधे जोड़ते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि बाजार में आपकी रणनीति अगले 1 घंटे के लिए यानी कि आखिरी घंटे के लिए क्या होना चाहिए। हमारे साथ हैं सुमित मूलचंदानी हैं, अक्षय भागवत हैं और थोड़ी देर में शाहिना मुकादन भी जुड़ जाएंगी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। अक्षय जी, आपसे पहले शुरुआत करेंगे। नमस्कार, बताइए बाजार क्या आपको लगता है कि सपोर्ट्स के आसपास है या फिर टेंशन अभी कायम है और ये सेल ऑन राइज वाला ही बाजार अभी भी है?
गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो सेल ऑन राइज या सेल ऑन करंट मार्केट प्राइस वाला ही बाजार है। एक बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है 2 दिन पहले। एक हेड एंड शोल्डर का बेरिश डेवलपमेंट हमने देखा है। काफी ओवरसोल्ड है, तो कहीं ना कहीं हल्की सी डे ट्रेडिंग या एक हल्का सा उछाल करने की कोशिश में है। बट जो पैटर्न बना है उसका तो सिग्नल है कि शायद 24,000 की तरफ मोस्टली निफ्टी जाना चाहिए आने वाले दिनों में। पैटर्न निगेट करने के लिए 25,000 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है, तो बहुत दूर है वो तो पैटर्न निगेट होने का व्यू। फिलहाल ओवरसोल्ड है, तो थोड़ा बम्प अप के मौके जरूर बनेंगे, पर अगर बम्प अप भी होता है तो मेरे हिसाब से 24,500 24,700 ये दो अहम रेजिस्टेंस रहेंगे। वहां मिलता है तो वापस बेचना है। कुल मिला के एक नेगेटिव आउटलुक कंटिन्यू हो रहा है मार्केट में, और 24,000 एक सपोर्ट जोन है जिसको बाजार जल्दी ही छू सकता है। सो क्लियरली यहाँ पर निफ्टी में तो डाउन ट्रेंड विजिबल है, लेकिन एक इंडेक्स है अक्षय इस वक्त जो कि आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ। सपोर्ट सिर्फ यहाँ से है और इसमें सबसे बड़ा भागीदार अगर है तो एचडीएफसी बैंक। कल भी हमने देखा अच्छी मजबूती और रिजल्ट्स के ठीक बाद जो सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। निजी बैंक क्षेत्र के लिए काफी अच्छा है ये, लेकिन पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी, इस पर क्या राय होगी? गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, और गए 10-15 दिन का आप बैंक निफ्टी का जर्नी देखे तो आपने सही कहा, एचडीएफसी बैंक ही एक हाई वेटेज वाला स्टॉक है इंडेक्स कंपोनेंट का, जो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं बचाव में आ रहा है। तो अभी फिलहाल 51,000 पे हम देखे, बार बार थोड़ी सी डिमांड एरिया बन रही बैंक निफ्टी में। चौपी है, अभी भी कोई बहुत बड़ी तेजी या रिकवरी के संकेत नहीं है। 51,000 और 52,000 ये प्राइस रेंज में सीमित रहेगा बैंक निफ्टी। तो बाय ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस, ये वाली रणनीति रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी में। पर कोई बहुत बड़ी तेजी की अभी तक सिग्नल है नहीं बैंक निफ्टी में। चलिए, तो तेजी के सिग्नल्स तो यहाँ फिलहाल कहीं से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी डेफिनेटली बेटर प्लेस्ड है देन निफ्टी। इस पर जरूर फोकस करना होगा। लेकिन चलिए, ट्रेड्स क्या बन रहे हैं इस वक्त वो भी समझ लेते हैं। सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, आपको भी जोड़ेंगे, आपकी राय, आपकी स्ट्रैटेजी भी समझेंगे। अक्षय, क्विकली आपके ट्रेड्स इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक क्या बन रहे हैं, बताएं। जी, तो मिक्स ऑफ ट्रेड्स है। एक बाइंग की तरफ है, एक सेलिंग की तरफ है। तो जो बाय की तरफ है वो जिंदाल स्टील एंड पावर है। बाय रिकमेंडेशन है क्योंकि स्टॉक ने एक सपोर्ट एरिया टेस्ट करा है, बहुत ही पोजीशनल लेवल पे अहम स्तर है 900 का, और यहाँ से एक छोटी सी ट्रेडिंग रिकवरी या पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके चलते 972 और 987 ये दो टारगेट एरिया जल्दी आपको जिंदाल स्टील में मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर 892 का स्टॉप लॉस बना है। दूसरा ट्रेड है मारुति, ऑटो क्षेत्र से है, जिसने एक बेरिश ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन दिया है। तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, 12,000 का ब्रेकडाउन आज हमने देखा है, और इसके चलते आपको जल्दी स्टॉक में 11,232 और 11,129 ये दो डाउनसाइड टारगेट आते हुए दिखेंगे। इस पे आप 12,030 12034 का स्टॉप लॉस शॉर्ट पोजीशन में मारुति में बना के चले। ठीक है, एक बाई है, एक सेल है अक्षय जी की तरफ से। जिंदल स्टील को आपको खरीदना है 892 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। 972 987 के दो टारगेट हो गए, और मारुति में बिकवाली की सलाह है। स्टॉप लॉस 12,034 का लगाना है, 11,232, 11,129, उसके बाद ये यहाँ तक शेयर गिरता हुआ दिखेगा। ये टारगेट्स हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में लगातार प्रेशर बना हुआ है, चाहे 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो या फिर ट्रैक्टर वाली कंपनीज हों, लगातार गिरावट का शिकार हो रही है। वैसे एस्कॉर्ट्स के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आई है, उसके चलते वहाँ पर दबाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सुमित जी नमस्कार, आप बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं, कहाँ पर ट्रेड लेने का मौका है अभी? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो पहले एक फॉलोअप के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल दो सेल के ट्रेड दिए हुए थे। एक था सन फार्मा ने जो लेवल्स पे शॉर्ट दिया था वहां से ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स डाउन है। टारगेट अभी भी पेंडिंग है, तो जिनके पास अगर कोई ट्रेड खड़ा है तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। दूसरा ट्रेड हमने डिस्कस किया था हिंडाल्को फॉर द टारगेट ऑफ 692। तो स्टॉक ने अपने टारगेट फुलफिल कर दिया है और वो कंप्लीट हो चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग की यहाँ पे सलाह रहेगी। तो आज के लिए 2 ट्रेड्स रहेंगे, अक्षय जी के साथ ही जाएंगे। तो 2 ट्रेड्स रहेंगे, एक बाय एक सेल का। पहला एक सेल का स्टॉक रहेगा एचडीएफसी लाइफ। देखिए, एचडीएफसी लाइफ ने अपना एक रिजेक्शन दिखाया था परसों के सेशन में, और आज उसको फॉलोअप भी मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डाउनफॉल पॉसिबिलिटी है। सो फ्यूचर लेवल्स के हिसाब से 713 करंट मार्केट प्राइस है। सेल कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 729।
फॉर द टारगेट ऑफ 677 एंड 666। जो दूसरा स्टॉक है वो बाय का कैंडिडेट रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए मल्टीपल सपोर्ट्स है, स्टॉक ने काफी अच्छा एक अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है 230 के नियर बाय, तो यहाँ पे बाय का कैंडिडेट है। फ्यूचर प्राइस है 244 का, 244 245। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 236 का फॉर द टारगेट ऑफ 258 एंड 265। ठीक है, बीओबी की फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करने की सलाह है। 258 से लेकर 265 ये दो टारगेट हो गए, 236 रुपए का स्टॉप लॉस। तो आपको बता दें कि परसों बहुत जोर से गिरा था बीओबी का शेयर, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर, और आज हम 2 दिनों में देख रहे हैं, कल और आज में पूरी की पूरी भरपाई उस गिरावट की बीओबी के शेयर ने कर ली है। 3% के आसपास की तेजी फिलहाल हम शेयर में देख रहे हैं। और सेल का जो कॉल है वो है एचडीएफसी लाइफ को लेकर। इसमें जो टारगेट होंगे 677 और 666 रुपए के बन रहे हैं। स्टॉप लॉस 729 रुपए का हम इसमें लगाने की सलाह दे रहे हैं सुमित जी। लेकिन एक शेयर जिस पर मतलब बाजार की चाल भी निर्भर करती है और कहीं ना कहीं निवेशकों का सेंटिमेंट भी उस पर टिका होता है, वो है एचडीएफसी बैंक का। आज हमने ठीक ठाक शुरुआत देखी, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी जरूर आई है, लेकिन लगातार मोमेंटम इसमें बिल्ड हो रहा है। 1750 रुपए के आसपास के भाव हैं एचडीएफसी बैंक के। अक्षय जी जरा आप चेक करके बताइए, अब लोगों के मन में सवाल यह है कि जो पिछला हाई था 1794 का, क्या उसको क्रॉस करेगा? क्योंकि ऐसा 2 बार हो गया कि वहां तक शेयर गया और फिर घूम फिर के 1600 रुपए 1650 के रेंज में चला जाता है। इस बार क्या लग रहा है आपको? जी, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मल्टीपल टाइम्स 1780 1800 का जो जोन है वहां पे हमने रेजिस्टेंस फेस करा है, और उसके बाद काफी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखी एचडीएफसी बैंक में। और जिस तरीके का बाजार ट्रेड हो रहा है, चांसेस ज्यादा है कि जिन्होंने ये लिया हुआ है, जिनके पास है, वो अपना मुनाफा एक बार बांधना पसंद करेंगे रेजिस्टेंस एरिया में। तो वन वे रेजिस्टेंस ब्रेक का तो मेरा एक्सपेक्टेशन है नहीं। शॉर्ट टर्म में वापस थोड़ी सी जो है नरमी हमको रेजिस्टेंस एरिया से वापस देखने को मिल सकती है, जिसके चलते 1720 या 1700 का डाउनसाइड एचडीएफसी बैंक छू सकता है। तो मुनाफा बांध ले ट्रेडिंग के पोजीशंस में, ये राय रहेगी एचडीएफसी बैंक। मुनाफा बांध लिए राय। और एचडीएफसी बैंक क्लियरली एकमात्र स्टॉक जो कि लगातार बाजार के इस हफ्ते की गिरावट में वन साइड सपोर्ट का मूव दिखाता हुआ। इस बीच आपके टीवी स्क्रीन पर अडानी विल्मर के नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। करीब 7% की तेजी, और हो भी क्यों ना, नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट अच्छे नजर आ रहे हैं। घाटे के मुकाबले कंपनी जो है वो मुनाफे में आती हुई देखने को मिली है। मार्जिन में बढ़ोतरी 1.2% से 3.9% पर कंपनी के मार्जिन बढ़े हैं। सालाना आधार पर नतीजों की अगर बात करें, कंपनी 131 करोड़ का घाटा झेल रही थी, वहां से अब 311 करोड़ के मुनाफे में आती हुई दिख रही है। अडानी विल्मर के साथ साथ कैथलिक सीरियन बैंक के भी नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स का सीधा इंपैक्ट है जो कि यहां पर नजर आ रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट सीएसबी बैंक के नंबर्स भी पॉजिटिव और अच्छी मजबूती के साथ ही कामकाज करते हुए। इन दोनों स्टॉक्स पर टेक्निकली भी राय लेंगे, लेकिन हमारी फंडामेंटल एनालिस्ट हमारे साथ शाहीना मुकदम भी जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे उनकी राय और बाजार पर उनका टेक क्या है समझने की कोशिश करते हैं। गुड आफ्टरनून शाहीना। शुरुआत एफएमसीजी से करना चाहूंगी, क्योंकि कंजम्पशन थीम जो है इस वक्त साइडवेज बिल्टअप होती हुई नजर आ रही है। एचयूएल टू बैड वैल्यूएशंस जो है वो भी डीरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइस करेक्शन तो देखने को मिला था, लेकिन अब वैल्यूएशन डीरेटिंग भी क्लियरली विजिबल होता हुआ क्या लग रहा है आपको? एचयूएल के नंबर्स के बाद कंजम्पशन थीम में बाकी सारी कंपनियां भी हैं जो कि धीरे धीरे फॉल आउट होती हुई इस वक्त अगर आप देखें, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, सारी की सारी इनफैक्ट पूरा पैक है जो कि बिकवाली देखता हुआ। एफएमसीजी में मांग की चिंता तो है ही, फंडामेंटली इस सेगमेंट पर आपकी राय? हाँ जी, एक्चुअली जो भी नंबर्स हमने अभी तक हमको मिले हैं, इंक्लूडिंग एचयूएल जो आज हमको नंबर्स मिले हैं, जिनका अभी एनालिसिस अभी हुआ है रिसेंटली, तो वो एक्चुअली काफी स्लो डाउन दिखा रहा है डिमांड में। तो उस हिसाब से वॉल्यूम्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। अर्बन सेक्टर थोड़ा प्रॉब्लम में है, एंड रूरल ऑल्सो अभी इतना पिकअप नहीं हुआ है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज थोड़े नंबर्स बिलो मार्केट एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल सेंटिमेंट भी थोड़ा डाउन है फॉर एफएमसीजी स्टॉक्स बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। बट मेरा मानना है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है एफएमसीजी में, तो स्टिल आईटीसी जैसे अभी उनके नंबर्स अभी निकलेंगे, आई थिंक टू एन एक्सटेंट वहां पर जो सिगरेट ग्रोथ है वो 6% बेस्ड ऑन 3% रेवेन्यू एवरेज रियलाइजेशंस एंड 3%
20% एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर डिसेंट ग्रोथ होगा। प्रॉफिटेबिलिटी भी मेरे हिसाब से नॉट टू मतलब एकदम ऐसे ये बहुत ही अच्छा नहीं होगा, लेकिन डिसेंट होगा। बट एट द सेम टाइम ये लेवल्स पे अगर आप लेते हो तो आपको मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स होटल बिजनेस का वो एवरी 10 शेयर्स इफ यू होल्ड आईटीसी आपको 1 शेयर होटल का मिलेगा, वो एक अपसाइड है। तो वहां से होटल बिजनेस भी ठीक कर रहा है, आपको शेयर्स भी मिलेंगे। एग्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई थिंक एट करंट लेवल्स आईटीसी फिर भी एफएमसीजी में इट मेक्स लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट बेट। ये लार्ज कैप के हुए। एफएमसीजी स्मॉल कैप में अगर आप मुझे पूछे तो जस्ट 2 दिन पहले हमको हेरिटेज फूड्स का नंबर्स मिले हैं। उसके बाद इट इज डाउनवर्ड सर्किट। आप देखो आज भी उसका डाउनवर्ड मतलब काफी 5% नीचे है। बट अगर आप उनका नंबर्स को एनालाइज करो तो इफ यू सी ऑन अ वाई टू वाई बेसिस, ओके, उनका टर्नओवर हो सकता है लो ग्रोथ, सिंगल डिजिट लो ग्रोथ में है, लेकिन प्रॉफिट्स हैव डबल्ड। अगर उनका टर्नओवर वर्सेस मार्केट कैप देखते हैं, मार्केट कैप जस्ट अबाउट 5,000 करोड़ ऐसे कुछ लगभग है। अगर उसका टर्नओवर देखे अगले साल FY26, मेरे हिसाब से उनका टर्नओवर और मार्केट कैप एक है, 1:1 टर्नओवर टू मार्केट कैप। तो मेरे हिसाब से ये जो मार्केट फॉल हो रहा है ओवरऑल, ये हमको अपॉर्चुनिटी देता है। मैं अभी नहीं कह रही हूँ कि अभी खरीदो, लेट द फॉल गेट अब्सॉर्ब्ड, बिकॉज 1 साल पहले उन्होंने राइट्स निकाला था 10 रुपया, तो ये सब अब्सॉर्ब होने दीजिए। बट दीज आर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन लुक टू एंटर बोथ इन लार्ज कैप स्मॉल कैप फॉर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म, आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सीजी पर एक राय शाहिना जी की तरफ से, काफ़ी सारे काउंटर्स जिस पर फोकस करना है सिर्फ, और क्योंकि साइडवेज मोमेंटम क्लियरली इस सेगमेंट में नज़र आ रहा है, इसे एक वॉच लिस्ट की तरह रखा जा सकता है। समय आने पर इस पर कोई पोजीशन या डिसीजंस लिए जा सकते हैं। बहरहाल बाजार में अगर आप देखेंगे 51,454 के लेवल्स पर फिलहाल हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी जो है अपने लेवल्स पर कायम रहता हुआ 24,400 के इर्द गिर्द ही 24,500 के सपोर्ट को तोड़कर निफ्टी में बिकवाली जो है हावी होती हुई संभलने की पूरी कोशिश, लेकिन बैंक निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से हल्की हल्की मुनाफा वसूली इस वक्त नजर आ रहा है। छोटी सी ब्रेक के लिए इस वक्त हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार बाजार की चाल पर नजर रहेगी। घर का खाना, घर का खाना होता है। जैसे आप खाने में भरपूर प्यार डालते हैं, वैसे ही बड़े प्यार से चुनिंदा इंग्रेडिएंट से फॉर्चून बनाता है। तेल से लेकर आटा, दाल से लेकर चावल, बेसन से लेकर सोया बड़ी और भी बहुत कुछ। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन ऐप स्मूथली चलता है। कुछ दिख नहीं रहा है ना, ये एंजल वन ऐप है। एंजल वन ऐप से इन्वेस्टिंग है फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आप कब डाउनलोड कर रहे हो? Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. Godavari Biorefineries Limited, an integrated biorefinery and manufacturers of ethanol-based chemicals in India. One of India's largest producers of ethanol in terms of volume and the largest manufacturer of MPO in the world, with production capacity of 6,000 MTPA. Now offers an initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each for cash at a premium. The 100% book built offer being offered at a price band of 334 to 352 rupees per equity share. Terms and details refer to the red herring prospectus. तो बाजार में नरमी है और इंडेक्स में थोड़ा सा डाइवर्जन हम देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी कमज़ोर है और निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ दिख रही है। हालांकि अगर आप निफ्टी बैंक को भी देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से ये भी अब नीचे आ रहा है और बढ़त रह गई है सिर्फ 200 अंकों के आसपास की। लेकिन एक ऑप्शन का ट्रेड आपको बताते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शंस के चैंपियन अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना अभी? शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक देखिए, जिस तरीके से मार्केट में टोन तो अभी भी नेगेटिव है, बट सेलेक्टिवली अगर आप देखेंगे तो कुछ एक स्टॉक सेक्टर्स जहाँ पे कि आपका रिकवरी या बाउंस के एक इंडिकेशंस हैं, उन्हीं में से एक ऐसा नाम है टाइटन का, जहाँ पे कि पिछले 4 वीक्स में एक अच्छी रिट्रेसमेंट हो चुकी है और स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट जोन के पास, करीब 3300 के पास जो जोन है उसको रिटेस्ट करके एक बाउंस शो कर रहा है। तो यहाँ से एंटिसिपेशन है कि ये बाउंस थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो सकता है। तो 3350 वाली जो कॉल है वो करीब 35 के पास ट्रेड कर रही है, उसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 20 के स्टॉप लॉस के साथ 65 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, टाइटन में आपके लिए मौके बन सकते हैं। हालांकि लगातार ये कमजोरी का शिकार हुआ है शेयर,
लेकिन अब सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश है। 1.25% ऊपर आपको दिखेगा कैश में, लेकिन आपको 3350 वाली कॉल खरीदनी है, थोड़ी सी सेफ्टी आपकी बढ़ जाएगी। 35 रुपए के भाव पर आपको ये मिलेगी और लक्ष्य आपको लगाना है 65 रुपए का। स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है इसमें 20 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 5250 रुपए का और अधिकतम जो नुकसान होगा 2625 का, आधे के आसपास का, इनफैक्ट बिल्कुल आधा ही है ये। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी ठीक ठाक है। और इस कमजोरी वाले बाजार में आपको जब तेजी वाले सौदे जब मिलते हैं ना, वैसे भी थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो अजीत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ये फील गुड कराने के लिए और बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। टाइटन में कॉल खरीद की 3350 वाली, हालांकि रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। ध्यान रखिएगा, 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है एफएनओ में, काफी वोलेटाइल होते हैं, लेवल्स को बहुत ही केयरफुली वॉच करना पड़ता है और स्टॉप लॉसेस को फॉलो कीजिए। अगर वित्तीय अनुशासन फॉलो नहीं करते हैं तो औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए के आसपास का ऑप्शंस में। लेकिन आज 2 और शेयरों का जरा हम जिक्र करना चाहेंगे और वो शेयर हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा और सोना कॉमस्टार। दोनों कंपनीज के बीच में डील हुई है और इस डील के बाद हम देख रहे हैं कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा का शेयर करीब 5-6% नीचे है, सोना कॉमस्टार इससे डबल ऊपर है, यानी करीब 13% के आसपास का उछाल हम देख रहे हैं सोना कॉमस्टार के शेयर में। दरअसल एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने अपना रेलवे इक्विपमेंट वाला जो डिवीजन है उसको बेचने का फैसला किया है। लेकिन ये डील क्यों एस्कॉर्ट्स के निवेशकों को पसंद नहीं आ रही है, सोना कॉमस्टार में क्यों तेजी है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, निश्चित तौर पर थोड़ी सी ना वैल्यूएशन को लेकर निराश होंगे शायद एस्कॉर्ट्स के निवेशक। आप बताइए क्यों तेजी है सोना कॉमस्टार में और एस्कॉर्ट्स क्यों टूट रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है सोना कॉमस्टार के लिए जो है एक बेनिफिशियल एक्विजिशन है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है फेवरेबल हो गए हैं सोना कॉमस्टार के लिए। और जो खबर यही है कि सोना कॉमस्टार जो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा के जो रेलवे डिवीजन है उसको अक्वायर करने वाली है। यह एक्विजिशन जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए का रहेगा और ये बेहद आकर्षक लेवल्स पे जो है एक्विजिशंस देखने मिला। अगर आंकड़ों की बात करें तो 9 टाइम्स EV EBITDA मल्टीपल FY24 के लिए है। अभी एक्विजिशन जो है 30 सितंबर 2025 तक जो है कंप्लीट हो सकता है और बहुत सारे जो रेलवे सेगमेंट्स हैं उनमें जो है ये डील करते हैं। HVAC जो होता है, जो आपके AC कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं रेलवेज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो है यूसेज रहेगी। तो ये एक टाइप से एक्विजिशन जो है वैल्यू एक्रेटिव पहले साल से ही रहेगा, ये मैनेजमेंट का भी स्टेटमेंट आया। तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स नंबर्स भी बहुत अच्छा है, सोना कॉमस्टार के Q2 नंबर्स स्टेबल थे, तो उसके कारण जो है एक्विजिशन की बेनिफिट और Q2 नंबर्स की स्ट्रेंथ के कारण तेज़ी देखने मिल रही है सोना कॉमस्टार को लेके। लेकिन दूसरे साइड वही अगर आप देखें एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बारे में, तो यहाँ पे स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिला है। अब इसका कारण यही है कि ओवरऑल कहेंगे जो अनुमानित जो भाव है वो भाव जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है। और याद रखिए ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है रेलवेज़ का। अगर आप एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बारे में बात करें तो इसका लगभग 19% का आता है और जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन आता है यहाँ पे एस्कॉर्ट्स कुबोटा का वो लगभग 15 से लेकर 16% तक का रहता है। तो ऑफकोर्स रेलवे की जो बिज़नेस है, हालांकि याद रखिएगा ये एक नॉन कोर बिज़नेस है, तो एक टाइप से वो अपनी कोर बिज़नेस में ही फोकस करने वाले एस्कॉर्ट्स कुबोटा। बट ओवरऑल बाज़ार को जो है ये ठीक नहीं लग रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का, क्योंकि जो वैल्यूएशंस पे हुई हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर हैं उनके लिए। एक्सपोर्ट्स में कुल मिला के लगभग 11% हिस्सेदारी जो है इस सेगमेंट से आती थी और ग्रोथ और ज़्यादा मार्जिन है इसका जो है मार ज़रूर पड़ा है। और आगे जाते हुए जो है एक्सपोर्ट्स जो है एस्कॉर्ट्स ने क्या बेचा रेलवे कारोबार में वो भी मैं बता देता हूँ। कंपनी जो है एग्री कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है और उसके अलावा ऑपरेशन और कैपिटल एलोकेशन उस पर भी जो है ज़्यादा कंपनी का फोकस में रहने वाला है। तो एक साइड सोना कॉमस्टार को एक अच्छी एक्विजिशन मिली, दूसरे साइड एस्कॉर्ट्स कुबोटा को जो है एक अच्छी हाई मार्जिन बिजनेस से एग्जिट मिला। तो उसके कारण 2 अलग अलग स्टॉक रिएक्शंस आपको आज देखने मिल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया शरद, बड़े अच्छे से आपने चीज़ों को समअप किया। तो एक आकर्षक भाव पर इनको डील मिल गई और डील इनके थॉट से अलाइंड है। ये दरअसल मोबिलिटी सेगमेंट में ना एक्सपेंशन करना चाहती है कंपनी सोना कॉमस्टार और उसी सेगमेंट की डील इनको मिल गई। एस्कॉर्ट्स कुबोटा जो चाहती है कि अपनी कोर स्ट्रेंथ पर फोकस करे, लेकिन ऑटो में दिक्कत हम देखने की लगातार बढ़ रही है और आज तमाम शेयर आप देखेंगे तो कमजोरी वाले हैं, महीने भर में काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं। एक जरा राय जानना चाहेंगे अक्षय आपसे, कहीं कोई अभी शॉर्ट के मौके आपको ऑटो में दिख रहे हैं या फिर शेयर ज्यादा नीचे आ गए हैं, अब थोड़ा रिस्की होगा शॉर्ट करना? तो जैसे आज आपके शो में मेरा रिकमेंडेशन मारुति का शॉर्ट की तरफ है,
वैसे ही अगर आप टीवीएस मोटर्स, मेरे हिसाब से कल ही नतीजे हुए थे स्टॉक के, तो उसके बाद भी काफी भारी गिरावट हमने देखी थी और आज फॉलो ऑन मूव भी नेगेटिव साइड की तरफ है। 2600 का एक सपोर्ट ब्रीच किया है स्टॉक ने, तो एक नेगेटिव शॉर्ट टर्म आउटलुक है जिसके चलते 2350 तक आपको डाउनसाइड टीवीएस मोटर में दिख सकता है, तो ये भी एक पॉसिबल शॉर्टिंग कैंडिडेट रहेगा। दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प, जिसको आपको 5000 की नीचे देखना है, फिलहाल 5115 है, तो कंडीशनल सेल बनेगा क्योंकि पूरा ऑटो स्पेस में काफी बिकवाली है। अगर हीरो मोटोकॉर्प में ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो इसमें भी भारी गिरावट हो सकती है। तो कुल मिला के पूरा सेक्टर मोर और लेस वीक है। तो आइचर मोटर एक ही कैंडिडेट है फिलहाल जो जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक्सपोजर है, जिसका प्राइस स्ट्रेंथ अभी भी न्यूट्रल से स्ट्रांग है। तो बाकी सब ऑटो स्टॉक्स अभी भी नेगेटिव आउटलुक के साथ शॉर्ट टर्म में चल रहे हैं। ठीक है, आयशर मोटर को लेकर ये व्यू अक्षय जी की तरफ से, लेकिन नतीजों का सीज़न चल रहा है, हालांकि सपोर्ट बहुत नहीं निकल के आ रहा और इससे बाजार थोड़ा सा निराश है कि अगर कंपनीज का अपने फंडामेंटल ही काम नहीं करेंगे, उनसे स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो बाकी से क्या उम्मीद करें। लेकिन श्रीराम फाइनेंस, इसके नतीजे कैसे आएंगे ये आपको हम बताएंगे। और आज हिंडाल्को का शेयर क्यों टूट गया, छोटा सा विराम, तुरंत हाजिर होंगे आपके साथ फिर से। तो बाजार में सुस्ती का दौर कायम, निफ्टी 24,400 के लेवल्स दिखाते हुए यहाँ पर अगर आप देखेंगे करेक्शन जो है वो बिल्टअप होता हुआ इस हफ्ते की शुरुआत से, इनफैक्ट अक्टूबर पूरा महीना ही रहा जहाँ पर सुस्त ही ट्रेड देखने को मिले। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे 24,400 के लेवल्स जो हैं, 24,400 के नीचे भी बाजार आज टूटता हुआ हमें देख चुके हैं। 24,500 के जो अहम स्तर थे, जो रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस अब दिखना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर 24,300 के नीचे के लेवल्स भी आते हुए दिखे तो एक बार के लिए 24,150 के तक के स्तर पर भी बाजार एक बार गिरावट दिखा सकता है। 24,500 जो है वो पीछे छूट गया है और 24,400 के नीचे इस वक्त निफ्टी जो है जाता हुआ या कमजोरी जो है वो हावी होती हुई। बैंक निफ्टी से ऑफकोर्स सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी साइडवेज मोमेंटम बाजार में कायम है। ऐसे में नतीजे हैं, कुछ नतीजे जो कि अच्छे आ रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट है। एफएमसीजी प्लेज ने पर्टिकुलरली HUL को पनिश किया है बाजार ने, ऑफकोर्स नतीजों का असर है। लेकिन सिटी यूनियन बैंक के स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं, वहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। और आपसे जानना चाहूंगी मैं सुमित, सिटी यूनियन बैंक करीब 1.5% की तेजी के साथ आज मिड मार्केट में एक डेंट जरूर दिखा, लेकिन उसके बाद फिर से संभलता हुआ बैंक निफ्टी में तेजी है। और ऐसे में सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक में जिस तरह के ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्या राय होगी? मानते जी यहाँ पे होल्ड की सलाह रहेगी। देखिए, जिनके पास ऑलरेडी बाइंग में है बिल्कुल आप बने रहिए। परसों के सेशन में काफी अच्छा गैप अप मिला था, सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है 173 से 175 का जोन। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है तो बिल्कुल आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए। 175 का लेवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमें मिल रहा है तो यहाँ से एक न्यू मोमेंटम स्टार्ट होगा। 175 के अबोव अगर हम देखें तो 194 का टारगेट रहेगा। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है 162 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें और बने रहें। ठीक है, तो अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय। 172 तक के लेवल्स आज जाकर देखे हैं, करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ कमजोर बाजार में सिटी यूनियन बैंक का स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन एक और शेयर है जिस पर नजर होनी चाहिए, श्रीराम फाइनेंस, और ये स्टॉक 50 डीमा को रीगेन करने की फिराक में है और नतीजे आने वाले हैं कंपनी के। कल नंबर्स आएंगे, नंबर्स कैसे रह सकते हैं। करंट लेवल्स पर करीब 1.5 से 2% तक की तेजी आज के सत्र में दिखाता हुआ नतीजों के अनुमान आइए समझ लेते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, बताएं श्रीराम फाइनेंस नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नंबर्स देने वाले हैं। हमारा अनुमान है कि कंपनी के NII में करीब 20% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। प्री ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें करीब 16.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और मुनाफा जो है 18.5% बढ़ेगा, 2074 करोड़ रुपए के आसपास आने का हम अनुमान लगा रहे हैं। लोन ग्रोथ जो है वो करीब 18 से 20% के आसपास रह सकती है। खासकर अगर आप देखेंगे तो जो यूज कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है और कंपनी को सहारा जो है वहीं से मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री
टू व्हीलर के ओवरऑल सेल्स जो लोन्स रही है वो कैसे रही है, और बाकी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में किस तरह के लोन किस तरह की ग्रोथ देखने मिली है उस पर होगी। साथ ही साथ कुछ अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो पे कंपनी का क्या कहना है ये भी जानना होगा। लेकिन क्रेडिट कॉस्ट जो है वो माना जा रहा है कि उसमें थोड़ी बहुत आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है 15 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास की, और कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो भी थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एसेट क्वालिटी को अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, ठीक ठाक रहेंगे, ऑलमोस्ट स्टेबल रहने का अनुमान है। तो एक ठीक ठाक नंबर्स आपको श्रीराम फाइनेंस से देखने मिलेंगे। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है खासकर ओवरऑल डिमांड को लेके ऑटो सेगमेंट में, अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी और नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे क्योंकि एनआईएस नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी का यहाँ पर अनुमान लगाकर चल रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सीवी डिमांड जो कि नज़र आ रही है वो एक हद तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को लीड कर सकती है, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ को यहाँ लीड करती हुई दिख सकती है। एक बार सुमित आप ही बताइए, श्रीराम फाइनेंस नतीजों से ठीक पहले स्टॉक में एक मोमेंटम बिल्ट होता हुआ 1-1.5% तक की तेजी दिख रही है, तेजी बरकरार रहेगी? देखिए ये वीक में ही स्टॉक ने 3 से 4 बार सेम सपोर्ट से ही बाउंस का ट्राई किया हुआ है, 3150 टू 3160। कल का भी लोएस्ट पार्ट यही है, तो एक बार बने रहने की यहाँ पे सलाह रहेगी। न्यू पोजीशंस फिलहाल आप वेट करें, न्यू पोजीशंस के लिए 3300 का जो लेवल है वो एक परफेक्ट एंट्री के लिए रहेगा, बट टिल द टाइम आप वेट कीजिए। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बहुत जरूरत रहेगा। 3140 अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि 3000 तक भी लेवल्स टच हो सकती है, तो बेटर रहेगा होल्ड कीजिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, तो श्रीराम फाइनेंस पर अगर पोजीशंस हैं उस पोजीशन को इंटैक्ट रखकर आप चल सकते हैं। नतीजों से ठीक पहले एक मूवमेंट आती हुई स्टॉक में नजर आ रही है। अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का। चलिए, बाजार 3 बजे कैसा दिख रहा है, कहाँ कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, इस पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव बताइए, क्या सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं मार्केट मूड को इस वक्त आप? जी हाँ, तो आज अगर हम बात करें स्टॉक्स की तो कहीं पे सबसे पहले बात करते हैं एफएमसीजी सेगमेंट में, क्योंकि वहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एलटी फूड्स की तो वहाँ पे भी आज हमने देखा कि नतीजों में कहीं पे एक थोड़ा वीकनेस हमें देखने को मिला। अब इसका मेन हाईलाइट ये है कि कहीं पे अगर हम एबिडा मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे 12.2% में थे एबिडा मार्जिन्स, वो घटकर अभी 10.9% से हुए हैं, और इसी के चलते एक प्रेशर जो है हमें एलटी फूड्स में देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें अदानी विलमार की तो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस जो है देखने को मिला था। नतीजों के बाद एक 6% की उछाल जो है हमने स्टॉक प्राइस में देखी थी, और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 130 करोड़ का एक लॉस जो था कंपनी ने बुक किया था पिछले साल में इसी क्वार्टर में, जो कि अभी 311 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने दिया है। और इसके बाद हमने देखा एक तेज़ी जो है अदानी विलमार में देखने को मिली थी। इसके अलावा बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। यहाँ पे अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं पे एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस जो है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिला था। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहाँ पे 29% का फॉल जो है वो देखने को मिला। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की तो वहाँ पे भी एक डिटोरिएशन जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद हमने देखा एक वीकनेस इस स्टॉक में भी देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं कोलगेट की, यहाँ पे भी एक नंबर्स की अगर बात करें तो थोड़ा एक वीक नंबर जो है वो देखने को मिला था। कहीं पे मार्जिन्स, एबिडा मार्जिन्स की अगर बात करें तो जो 32.8% पे थे वो घटकर अभी 30.7% पे हुए थे। और नतीजों के बाद हमने देखा कि एक वीकनेस जो है वो स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं अशोक लेलैंड की, तो अगर हम बात करें ऑटो सेगमेंट भी तो कहीं पे एक वीकनेस जो है आज के दिन में देखने को मिला था ऑटो स्टॉक्स में, बट अशोक लेलैंड में एक तेज़ी जो है वो हमें देखने को मिली। और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे एमटीसी से 500 बसेस की ऑर्डर जो है वो मिली है अशोक लेलैंड को। इसमें से 400 जो है वो एसी बसेस रहेगी, इलेक्ट्रिक बसेस की ऑर्डर है, और इसके चलते हुए कहीं एक तेज़ी जो है अशोक लेलैंड में देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम खबरों की बात करें तो इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन जो है वो आज के दिन में हमें देखने को मिला। आगे भी इन सब स्टॉक्स में नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो अर्निंग सीजन चल रहा है, सितंबर तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 5 में से जो 4 शेयर हैं उनके लिए ट्रिगर नतीजों का ही है। अशोक लेलैंड को छोड़ दें तो बाकी सभी अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। कोलगेट में आज हमने देखा कि मुनाफे का फिगर ठीक आया, आय का फिगर ठीक आया, लेकिन मार्जिन जो है डिसअपॉइंट किया, और यही कहानी रही है पूरे एफएमसीजी बास्केट में। 32.5% से घटकर 30.7% पर मार्जिन आ गया है, तो एक बड़ा कट है निश्चित तौर पर मार्जिन में। शायना मैम, एक बार ज़रा बताइए, ये जो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं जो ख़ास तौर से मल्टीनेशनल्स हो गई हैं, एचयूएल जैसी या फिर कोलगेट जैसी, इनको तो सेफ स्टॉक माना जाता है। क्या ये पोर्टफोलियो बाइंग के लिए जो करेक्शन अभी आ रहा है उसको इस्तेमाल करें,
या फिर अभी और आकर्षक भाव मिलेंगे इनमें? मेरे हिसाब से थोड़ा प्राइस हो सकता है कि नीचे ज्यादा यहाँ से नहीं जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन और जो नंबर्स आए हैं वो सब काफी सॉफ्ट रहे हुए हैं एंड नंबर्स भी अच्छे नहीं हुए, सो आइदर साइड ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तो टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है स्टॉक्स में। एंड व्हाट वी हैव सीन इज दैट वॉल्यूम्स में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन आया है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, उनको इम्पैक्ट आया है। ये सब आई थिंक नेक्स्ट 1 to 2 quarters विल कंटिन्यू। और ये जो स्टॉक्स है आपने जिनके लिस्ट दिए हुए हैं, उनके जो वैल्यूएशंस है, मल्टीपल्स है, वो काफी हाई होते हैं। तो इस हिसाब से एनी छोटा भी अगर हमको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है तो वो स्टॉक्स में करेक्शन आता है और फिर वो इट टेक्स 3 to 6 months वो रिवाइवल के लिए फिर से। तो अभी मैं नहीं रेकमेंड करूंगी एनी ऑफ दीज लार्जर स्टॉक्स आप फॉर द शॉर्टर या मीडियम टर्म इन्वेस्ट करें। बट आपको अगर पोर्टफोलियो में लेना है फॉर द लॉन्गर टर्म, यू कैन निबल इन बट नॉट राइट नाउ। आप थोड़ा करेक्शन और हो जाने दीजिए एक आध महीना। और जो एफएमसीजी मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, दो स्टॉक्स जो एक लार्ज कैप स्मॉल कैप में मेरे एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 6 months के जो फेवरेट्स है वो आईटीसी एंड हेरिटेज फूड्स है। ठीक है, आईटीसी और हेरिटेज फूड्स ये दो शेयर पसंद हैं। इस बीच लॉरस लैब्स के नतीजे आ गए हैं स्क्रीन पर और हम देख रहे हैं कि मुनाफे में कमी देखने को मिली है लॉरस लैब्स के। शेयर इस वक्त सपाट कारोबार कर रहा है। वैसे अगर आप इसको 6 महीने या फिर इस साल की चाल देखेंगे ना तो एक रेंज में ही ऑसिलेट किया है शेयर ने, उसमें घूमता रहा है। उतार चढ़ाव हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है लॉरस लैब्स के शेयर में, लेकिन पिछले महीने भर में 5-7% के आसपास की गिरावट है। मुनाफे की बात करें तो 46% के आसपास की कमी है लॉरस लैब्स के मुनाफे में, और अब शेयर है करीब करीब ये 1% नीचे। मुनाफा घटकर 20 करोड़ रुपए के आसपास रह गया है। आय के फिगर का, मार्जिन के फिगर का निश्चित तौर पर हमें इंतजार रहेगा, देखते हैं कि वो फिगर्स कैसे निकल के आते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी पहला जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा निराश करने वाला जरूर है। एक राय इस पर जरा ले लेते हैं, आप इस पर जरा व्यू दीजिए अक्षय जी। लॉरस लैब्स कैसा लग रहा है आपको शेयर, या और क्या कोई ट्रेड बनता है नतीजों के बाद? तो ट्रेड तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है, सपोर्ट के नजदीक तो आ रहा है। सपोर्ट एरिया टेक्निकली देखे तो 430 435 ये स्तर है जहां पे मल्टीपल टाइम्स काफी हफ्तों से स्टॉक प्राइस चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है। तो सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं वो आज देखना है। तो आप आज के दिन तो शायद न्यूज का जो अभी रिजल्ट के बाद जो मार्केट फैक्टर इन कर रहा है या डाइजेस्ट कर रहा है उसको ये प्रोसेस होने दे। अगर सपोर्ट से उछलता हुआ दिखे तो बिल्कुल एक ट्रेडिंग मौका बनेगा बाय करने का। सपोर्ट से न टेस्ट होके करंट रेट से ही बाउंस बैक दिखाना स्टार्ट करे तो थोड़ा सा वेट करे। 460 का लेवल पार करने दे जो आज का डे हाई का पॉइंट है, उसके बाद एक कंफर्मेशन मिलेगा कि प्राइस स्ट्रेंथ है स्टॉक में। उसके बाद ही अगर ये कंडीशन मीट होता है तो 480 तक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है लॉरस लैब्स में। तो फिलहाल कोई ट्रेड न लेने की राय है, जिनके पास है उनको 425 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। पोजीशंस है, नए ट्रेड से दूर रहने की राय लॉरस लैब पर। अक्षय, थोड़ी देर पहले अडानी विल्मर के नंबर्स आते हुए दिखे, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, आय मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त देखने को मिली और उसके ठीक बाद अडानी विल्मर का स्टॉक अगर आप देखेंगे करीब 6% की तेज़ी के साथ अच्छी मजबूती दिखा रहा है। डे रेंज अगर देखें 317 से 344 की यहाँ पर नजर आई है, और अगर 52 वीक रेंज को आप देखेंगे 410 तक के लेवल्स ऊपरी स्तरों पर और 285 तक के लेवल्स नीचे के स्तर पर भी स्टॉक ने देखे हैं। टेक्निकल्स अडानी विल्मर के आपके हिसाब से? एक डे ट्रेडिंग में रिकवरी करा था, वो बहुत ही एक अहम स्तर था। ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिस्पेक्ट करा है। ये लेवल है करीबन 310-315 का एरिया। जुलाई 2024 और मार्च 2024 ये दो प्रायर इंस्टेंसेस थे जहां से स्टॉक ने सिमिलर टेंडेंसी बाउंस बैक की बनाई थी। तो इस बार भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिएक्शन हमने देखा है सपोर्ट टेस्ट होने के बाद। तो एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव व्यू है अडानी विल्मर लिमिटेड में। फॉलो ऑन इफेक्ट जो सपोर्ट से घूमने का है, इसमें आपको 360-370 ये दो टारगेट जल्द ही बनते हुए दिखेंगे। तो बाय या होल्ड ये रणनीति रहेंगी। पर अगर बाय कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस में कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस से काम करना है। 310 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 370 तक टारगेट एरिया बना के इसमें आप होल्ड करें।
तो 370 तक के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय। अडानी मिलमर रिजल्ट का इम्पैक्ट है जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन रिजल्ट का इम्पैक्ट कई और काउंटर्स पर भी दिख सकता है क्योंकि नतीजों का दौर है और एक एक करके तिमाही नंबर्स भी आ रहे हैं और इसी कड़ी में नतीजों के अनुमान कैसे हैं ये एक एक कर हम आपके सामने लगातार रखते जाते हैं ताकि नतीजों से ठीक पहले स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट है वो क्यों है, किस तरह से है, वो आपको सही मायने में समझ आए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। इन नतीजों पर अनुमान लेकर हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके अलावा आईटीसी के नंबर्स पर आज ही फोकस रहेगा। स्नेही है हमारे साथ जो कि आईटीसी के नतीजों का अनुमान बताएंगी और अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस लेकर। शुरुआत रिया आपसे करेंगे, बताइए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नतीजों के अनुमान कैसे नजर आ रहे हैं? कल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकेंड क्वार्टर FY25 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो देखते हैं कि स्ट्रीट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले टॉप लाइन पे 29% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज है और उसके से ड्रिवन होने वाला है। एबिटा मार्जिन्स की अगर बात करें तो 23% की एक्सपेक्टेशन है वर्सेस 25% जो लास्ट ईयर मार्जिन्स आए थे। फुल ईयर जो मार्जिन गाइडेंस है वो 25% पे है, तो इसलिए सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में हम लोग थोड़ा और मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे जाके हम ये देखने वाले हैं कि ऑर्डर इनटेक पे क्या आउटलुक रहेगा कंपनी का, स्पेशली जो लार्ज टिकट साइज आइटम्स है जैसे कि QRSAM और MRSAM। और भी 2-3 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग नज़र रखने वाले हैं। सबसे पहले है जो नॉन डिफेंस और एक्सपोर्ट बिजनेसेस में जो रैंप अप हो रहा है उसको हम लोग ट्रैक करने वाले हैं, और वर्किंग कैपिटल में अगर और कोई इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे। लास्टली एक की फैक्टर है जिसके ऊपर हम नज़र रखने वाले हैं, वो है जो इजरायली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे इम्पैक्ट आया है, उसके ऊपर हम नज़र रखेंगे। ठीक है, बीएल को लेकर ये अनुमान रिया बता रही थी आपको। एक्सपोर्ट और डिफेंस ऑर्डर पर नज़र रहेगी और देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में संकट से सप्लाई पर किस तरह का असर पड़ रहा है बीएल में। अब ये निफ्टी का पार्ट है ये कंपनी, लेकिन एक और कंपनी जिसके नतीजे आएंगे ज़रा उसको समझ लेते हैं। वो है मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील। आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए किस तरह के आंकड़े आएंगे और ख़ास नज़र कहाँ पर रहेगी? कमजोर नतीजे एक्सपेक्टेड है जेएसडब्ल्यू स्टील से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। याद रखिए स्टील प्राइसेस की बात करें तो उसमें गिरावट दिखी है, जिसके चलते रियलाइजेशंस 6% तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और करीब 8 से 10% की गिरावट रियलाइजेशंस पर सालाना आधार पर दिखाई दे सकती है। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू 41,382 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, 4% का डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और मार्जिन्स करीब 11.2% पे आ सकते हैं। एबिटा पर टन की बात करें तो वहां पर भी इम्पैक्ट इस क्वार्टर में दिखाई देगा। स्टैंडअलोन एबिटा पर टन करीब 7,500 रुपये पर टन के आसपास एक्सपेक्टेड है, 10% का डी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कमज़ोर स्टील प्राइसेस के चलते एबिटा पर टन में गिरावट दिखेगी। की मॉनिटरेबल्स की बात करें तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, स्टील प्राइसेस को लेकर और कैपेक्स प्लान को लेकर, वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी। बट ऑल इन ऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है जेएसडब्ल्यू स्टील से इस तिमाही में। ओके, सो जेएसडब्ल्यू स्टील कमज़ोर नतीजों का अनुमान यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन घरेलू और ग्लोबल वॉल्यूम आउटलुक और साथ ही केपेक्स टाइमलाइन पर भी नज़र रखनी होगी। साथ ही डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से ताल्लुक़ रखती कंपनी आईटीसी के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आने का अनुमान है। नतीजों से एक्सपेक्टेशंस स्नेही हमें बताएंगी। स्नेही बताइए। बेसिस पर बात करें तो काफ़ी डिसेंट क्वार्टर की उम्मीद कर सकते हैं हम आईटीसी से इस टाइम पर। स्टैंडर्ड ऑन बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू में 9.2% का जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एबिटा में भी 7.5% का अपटिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो इसकी भी बढ़ने की का अनुमान है 5,079 करोड़ कंपेयर टू 4,926, 3% से थोड़ा ही ज़्यादा बढ़ने का अनुमान हमने यहाँ पर भी रखा है। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर हल्का सा प्रेशर हम देख सकते हैं, क्योंकि 35.6% की उम्मीद है इस टाइम कंपेयर टू 36.5% जो कि Q2 लास्ट ईयर का फिगर था। तो ज़रा सा ड्रॉप हम एबिटा मार्जिन पर देख सकते हैं, और इसका कारण हो सकता है कि जो टबैको का लीफ है इसके भाव में इन्फ्लेशन दिखा है, और कंपनी का जो पेपर बोर्ड का बिजनेस है उसने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है इस क्वार्टर में। तो इन दोनों कारणों की वजह से एबिटा मार्जिन स्लाइटली प्रेशर में हो सकता है। अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, सिगरेट वॉल्यूम 3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की उम्मीद रख रहे हैं हम। सिगरेट एबिट में 5% ईयर ऑन ईयर की उम्मीद
उम्मीद है। और FMCG बिजनेस ओवरऑल की बात करें तो 6.5% ऊपर और एबिट मार्जिन FMCG बिजनेस का 8.5% ईयर ऑन ईयर की अपटिक हम रख रहे हैं। होटल्स बिजनेस की बात करें तो लगभग 10% का ग्रोथ और उसका एबिट मार्जिन 20% पर हमें दिखाई देगा। पर अगर हम पेपर बोर्ड बिजनेस की बात करें तो उसका ग्रोथ इनफैक्ट 4% नीचे की उम्मीद है, हमें एक डिक्लाइन की उम्मीद है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट्स दोनों ही वीक रहे हैं ये टाइम। और पेपर बोर्ड का एबिट मार्जिन हम 13.5% पर देख रहे हैं। अब जब ये नंबर्स आएंगे तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, मैनेजमेंट से हमें क्या सुनने की उम्मीद रहेगी, सिगरेट वॉल्यूम का आउटलुक, होटल्स और एग्रीकल्चर बिजनेस का आउटलुक, और कोई भी आउटलुक FMCG ग्रोथ बिजनेस और उसके मार्जिन्स पर, उन्हें पेपर बोर्ड्स बिजनेस में क्या ट्रेंड दिख रहा है और आगे जाके कंपनी की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इन सारे शब्दों पर हमारा ध्यान रहेगा। पर जी हाँ, ओवरऑल काफ़ी डिसेंट क्वार्टर की उम्मीद रख सकते हैं ITC से। स्नेही, आशीष और रिया, आप तीनों का शुक्रिया नतीजों के अनुमान हमारे बीच पेश करने के लिए। ITC, JSW स्टील और साथ ही BEL के नंबर्स पर नज़र रहेगी। नंबर से ठीक पहले अनुमान आपके सामने, और स्टॉक प्राइसेस में भी अगर आप देखें मोमेंटम कुछ खास तीनों में नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन चलिए अब 3:17 हो रहे हैं और BTST ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से एक बार जान लेते हैं। बाजार में वैसे सुस्ती का दौर कायम है, लेकिन सुमित आपसे शुरुआत करना चाहेंगे 24,400 के स्तर पर निफ्टी BTST ट्रेड्स इस वक्त कोई नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पे मुझे हिंदुस्तान जिंक में काफ़ी एक अच्छा आज मूव दिख रहा है, तो एक बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। किसी को डिलीवरी के लिए भी लेना है तो भी आप ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 554 का। आज का ही डे लो का एक यहाँ पे हम आज का ही डे लो का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 525 का फॉर द टारगेट ऑफ 600। 600 तक के टारगेट्स, 4% की तेजी हिंदुस्तान जिंक पर। सुमित की तरफ से BTST, अक्षय आपकी तरफ से कोई BTST या STST या STBT ट्रेड? जी, थोड़ा हाई रिस्क रहेगा, बट रिस्क लेने को रेडी है तो रिलायंस में आप बाय कर सकते हैं। काफी ओवरसोल्ड स्टॉक है, ट्रेडिंग का बाउंस बैक का मेरा एक्सपेक्टेशन है। 2650 का सपोर्ट बेस है, ये मेरा एक प्री एक्सपेक्टेशन है, जिसके बाद अगर स्टॉक रिकवर करेगा तो आपको शायद कल परसों तक 2750 का स्तर दिख सकता है। तो 2750 का टारगेट बना के आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज के डेलो के नीचे करीबन 2645 के नीचे बना के रिलायंस में बाय कर सकते हैं। ठीक है, रिलायंस में खरीदारी करने की सलाह है आपके लिए। BTST कॉल, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। कुछ और शेयरों पर जरा नज़र डालते हैं जहां पर आज एक्शन है, क्योंकि देखिए बाजार ना ढीला ढाला है, सुस्त है, और सेंसेक्स देखें तो सेंसेक्स बिल्कुल सपाट है, ऐसा लग रहा है कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पर आज नतीजों के दम पर एक्शन हो रहा है ना, वो कुछ शेयर्स हैं, और उसमें एक शेयर आप देखिए एस्टर DM, ये करीब करीब 10% चढ़ा है। और एक और शेयर जो हम देख रहे हैं वो है पिरामल फार्मा का। पिरामल फार्मा में जो तेज़ी है इस वक्त 19% के आसपास की है। पिरामल फार्मा 19% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, पिरामल फार्मा में अगर मान लीजिए कोई तेज़ी में है तो क्या तेज़ी अपना सौदा लेकर जाना है, या फिर अगर प्रॉफिट में हो रहा है तो फिर सौदे काट लें? तेजी का सौदा लेके जाना है। स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दिया है। ब्रेकआउट 240 के स्तर पे देखा आज हमने, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट सपोर्टिव है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इस ब्रेकआउट में करीबन 270 में शॉर्ट टर्म में टेस्ट करने का दम है, तो होल्ड करें। बाय करना है स्ट्रिक्टली कल के मॉर्निंग ओपनिंग के लिए तो भी आप बाय कर सकते हैं। कुल मिला के 240 का एक सपोर्ट है और 270 तक एक शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा बनेगा पिरामल फार्मा में। ठीक है, 270 तक का टारगेट बनेगा पिरामल फार्मा में। अच्छा, एक शेयर जरा जानना चाहेंगे आपसे सुमित जी, BHEL का, क्योंकि कैपिटल गुड्स वाला जो बास्केट है ना, वो देख के हैरानी हो रही है कि सारे के सारे शेयर टूट रहे हैं, क्या बड़े क्या छोटे। LNT हो गया, सीमेंस, भेल, ABB, कमिंस, तमाम शेयर कमजोरी दिखा रहे हैं ऊपरी स्तरों से। BHEL अपने सपोर्ट्स के पास है या फिर अभी और टूटेगा, क्योंकि अपने हाई से देखेंगे तो 100 रुपए ज्यादा गिर गया शेयर ये। अभिषेक जी, हमें लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे और भी डाउनसाइड पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए जब 4 जून जो बजट का दिन था, वो जो लो बने थे वो काफी सारे स्टॉक्स के एक बेस बना रहे थे, लेकिन स्टॉक ने कल के सेशन में वो 245 का जो लेवल था वो ब्रेक किया था, और कल के सेशन में भी इसे फॉलोअप मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि करीबन स्टॉक को 210 के आसपास एक सपोर्ट एरिया माना जा सकता है। तो फिलहाल करंट रेट पे भी हम अवॉइड का सिनेरियो रखेंगे। ठीक है, अवॉइड करना है BHEL को।
सुमी जी, एसबीआई में क्या ट्रेड लेकर जाना है क्या? क्योंकि 20-25 रुपए की रेंज है, उसी में शेयर ये घूम रहा है और अपने रेंज के फिलहाल लोअर एंड पर है। आज थोड़ी तेजी दिखा रहा है, 795 रुपए का भाव है। एसबीआई में बीटीएसटी करें? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। देखिए सेम पीएसयू में ही हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का भी आज बाय का कॉल दिया हुआ है। हमें लग रहा है कि ये मल्टीपल यहाँ पे बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने 782 पे। तो अगर करंट मार्केट प्राइस पे देखें तो 794 स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे 782 का फॉर द टारगेट ऑफ 816। 816 के टारगेट के साथ एसबीआई में स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 794 के लेवल्स पर 1.25% की तेजी। लेकिन इस वक्त अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझेंगे, पीएसयू बैंक का, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा जैसे डिफेंसिव प्लेस, फार्मा इनफैक्ट पर्टिकुलरली डिफेंसिव कल भी बाजार को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है। इसके विपरीत आईटी, मेटल, ऑटो और रियल्टी में बिकवाली का दबाव। शाहिना जी, ये बिल्डिंग मटीरियल, सीमेंट और रियल एस्टेट पैक में क्या कोई मौके बनते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि एसीसी, अल्ट्राटेक, इन स्टॉक्स में धीरे धीरे अब तेजी वापस लौटती हुई नजर आ रही है। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 3% चढ़ा हुआ, एसीसी में भी मजबूती, रियल एस्टेट में हालांकि अब भी बिकवाली का दबाव जारी है। इस गिरावट को क्या एक मौके में तब्दील किया जा सकता है? थोड़ा और करेक्शन होता है तो ये स्टॉक्स में बाइंग कर सकते हैं। जैसे अभी अंबुजा सीमेंट, वो जैसे उनके जो एमएनए एक्टिविटी से कैपेसिटी जो उन्होंने बढ़ाई है, इट विल बी ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक से तो नीचे ही है, 30-35% लोअर है, लेकिन फिर भी उनका साइज काफी अच्छा हो रहा है। इन द सेंस अभी जो सॉफ्टनेस है इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस, हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में वो इम्प्रूव हो। वॉल्यूम्स तो बहुत ही अच्छे हैं जैसे हमने देखा है। तो आई थिंक अंबुजा सीमेंट ये पूरे सेक्टर में मेरा टॉपिक रहेगा। रियल एस्टेट में गोदरेज काफी अच्छे नंबर्स दिए, मतलब ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स उनके लोअर थे, बट इफ यू सी फर्स्ट हाफ, फुल हाफ, आई थिंक बुकिंग्स उनके अच्छी थी एंड सेकेंड हाफ ऑल्सो बुकिंग्स विल बी गुड। उनका फंड रेजिंग भी काफी अच्छा होना है। सो आई थिंक that would be a safe bet in the volatile market. सेफ बेट बन सकते हैं रियल एस्टेट और सीमेंट के काउंटर्स पर। थोड़ा सा करेक्शन जो है इसका और इंतजार करें, अच्छे लेवल्स पर एंट्री आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी। आरईसी, पीएफसी, निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड इस वक्त नजर आ रहे हैं। अक्षय, दोनों के चार्ट चेक कीजिए। 521 के लेवल्स पर आरईसी में करीब 3% की तेजी इस वक्त आप पाएंगे। वहीं पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी अच्छी मजबूती के साथ 452 के स्तरों पर 3.25% की तेजी है। दोनों में एक पॉसिबल शॉर्ट टर्म डबल बॉटम बनने का सिनारियो डेवलप हो रहा है। तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, टू अर्ली है, पर थोड़ा सा एक ट्रेडिंग पुलबैक जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो किसी को हाई रिस्क ट्रेड बिठाना है, बाइंग की तरफ मौके ढूंढने हैं इन क्षेत्रों में, तो पीएफसी एक बेटर बेट रहेगा, क्योंकि इसका प्राइस स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से आरईसी से काफी मजबूत है। तो ट्रेडिंग के मौके है। सपोर्ट एरिया 428 का है, तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। और अगर ये डबल बॉटम के जो नेकलाइन तक स्टॉक रिकवर कर जाए तो 485 या 490 तक आपका टारगेट बन सकता है। तो ये टारगेट एरिया के लिए आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। तो लार्जर बैंक प्लेज में तो हम बात भी कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, ये तमाम काउंटर्स भी हैं जो कि अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड इस वक्त दिखा रहे हैं। इन बैंकिंग स्टॉक्स में से कोई पिकिंग आपकी तरफ से? जी, तो देखिए बैंकिंग में अभी तक क्लैरिटी नहीं बन पा रही है। मुझे सपोर्ट बनने की खोज तो जरूर है। थोड़ा सा पुल बैक हमको डे ट्रेडिंग में देखने को मिल रहा है, पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए यूनियन बैंक हो या निफ्टी पीएसयू में, अब सिर्फ देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कहीं ना कहीं आज एक ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये एक ही स्टॉक है जिसमें काफी मजबूती शॉर्ट टर्म प्राइस रीडिंग में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो 256 या 260 यहाँ तक शॉर्ट टर्म में बढ़त होते हुए दिख सकती है। इसमें आपको एक 235 का स्टॉप लॉस बनाना है और 260 के टारगेट के लिए बने रहना है। 235 का स्टॉप लॉस बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, 260 रुपए के टारगेट के लिए। 2 मिनट बच गए हैं। अब हम कोई ट्रेड नहीं पूछेंगे, कोई टारगेट, कोई स्टॉप लॉस नहीं जानेंगे। बस ये देख लेते हैं कि बाजार में आज हुआ क्या दिन भर। कल एक चीज़ हमने देखी थी कि निफ्टी ने थोड़े से रिवर्सल के साइन दिखाए थे, हालांकि वो सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपरी स्तरों से 150 के नीचे आया था निफ्टी। आज
दिन में सिर्फ एक बार शुरुआती पहले या दूसरे घंटे में एक बार के लिए हरे निशान में निफ्टी गया था, लेकिन टिका नहीं। हालांकि अगर आप नीचे से देखेंगे तो करीब करीब 50-60 अंक रिकवर किया है और 30 अंकों की हल्की सी गिरावट के साथ निफ्टी बंद होने जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस सपोर्ट की बात हो रही है 24,300 की, बाजार उसकी तलाश में है इस वक्त हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, 300 अंकों की आज तेजी रही और आज अगर निफ्टी में सिर्फ 30 अंकों की गिरावट है तो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि HDFC बैंक से सपोर्ट मिला है, SBI से सपोर्ट मिला, एक्सिस बैंक से थोड़ा बाजार को सपोर्ट मिला है। तो जो बड़े बैंक्स हैं उनका सपोर्ट बाजार में थोड़ा सा आज देखने को जरूर मिला है। लेकिन कंजम्पशन वाले शेयर HUL के कमजोर नतीजों के चलते, कोलगेट में मार्जिन मिस के चलते हम देख रहे हैं कि वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी हैं और तमाम FMCG शेयर, छोटे बड़े, ITC, HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, मैरिको, डाबर, ये सभी के सभी शेयर आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। तो पेन दिख रहा है कंजम्पशन एज ए बास्केट। आप ऑटो में भी देखिए, वहां पर भी आपको कमजोरी दिखेगी। मारुति के शेयर को अक्षय जी ने शॉर्ट करने की सलाह भी दी थी। तो ये चीज़ एक बाजार में आज एक थीम के तौर पर ज़रूर दिखी है। बैंकिंग में चुनिंदा खरीदारी हुई है, BOB में भी आज हमने ठीक ठाक तेजी देखी है। अभी आपको शेयर बता रहे थे अक्षय जी कि 260 के टारगेट के लिए आप इसको खरीद भी सकते हैं। फाइनेंशियल्स में पावर फाइनेंस में थोड़ी बाइंग आई है, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग में आज हमने थोड़ी सी तेजी देखी और सीमेंट एज ए पैक हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी बाइंग आ रही है। आज अल्ट्राटेक में तेजी देखी हमने, ग्रासी में तेजी देखी, JK लक्ष्मी के शेयर में हमने तेजी देखी। तो कुछ ये पैक्स हैं आज तेजी वाले, लेकिन एक सपाट क्लोजिंग, थोड़ा डाइवर्जन दिखा। निफ्टी बिल्कुल हम देख रहे हैं कि 23-24 अंकों की हल्की सी गिरावट पर जाकर ये बंद हुआ है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 328 अंकों के आसपास की तेजी देखने को मिली है। देखते हैं कि कल FIs के आंकड़े कैसे आते हैं। FIs की चिंता ही बाजार को परेशान कर रही है। अक्टूबर में करीब 90,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक तरफा सेलिंग हो गई है और एक भी दिन बाय का फिगर नहीं आया है। रिजल्ट सपोर्ट कर नहीं रहे, बाजार चले तो चले कैसे, देखना होगा कि आगे की चाल कैसी होती है। लेकिन आज की मिक्स्ड क्लोजिंग कहेंगे, ना खराब ना ठीक। ऊपर से देखेंगे थोड़ा सा नीचे से देखेंगे निफ्टी को तो थोड़ा सा रिकवर करके अभी आप देखेंगे हल्की सी तेजी के साथ आपको दिखेगा। हालांकि 24,415 हल्की फुल्की गिरावट है, ये थोड़ा शायद कुछ डेटा में दिक्कत आ रही है, इसको हम सही कर लेंगे। निफ्टी बैंक ने 328 अंकों के आसपास की तेजी पर आज क्लोजिंग होती हुई दिखी है। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सुमित जी आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। अक्षय जी आपका भी थैंक यू कहेंगे और शायना मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए और तमाम शेयरों के फंडामेंटल्स पर, तमाम सेक्टर्स पर अपनी सलाह हमें देने के लिए। फिलहाल मानसी को और मुझे दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत ही स्पेशल शो, आपके काम का शो इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार।